नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। भगवान बुद्ध के संदेशों को बताया प्रेरणादायक, सत्य और समानता पर आधारित है बुद्ध का मार्ग। ये पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है और कहा कि दुनिया को शांति की ओर ले जाते रहेंगे उनके विचार। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश सत्य और समानता पर आधारित है, जो हमें जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन और उनके संदेश दुनिया को शांति की ओर प्रेरित करते रहेंगे। और दिल्ली से एक बड़ी खबर, आज बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबित पात्रा करेंगे मीडिया को संबोधित। कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन विपक्ष पर फिर बरस सकते हैं संबित पात्रा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी हो सकते हैं तीखे वार। तो ये जानकारी आपको बताते चले, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होना है और 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब पार्टी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा संबोधित करेंगे। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है। पिछले कार्यक्रमों में उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले किए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी विपक्षी दलों की नीतियों और हालिया घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो संबित पात्रा मीडिया को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है कि किस बात को लेकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है एक बार फिर विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव से एक अनोखे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। करीब 2.25 करोड़ की लागत से बने हफ्ता बाजार के शेड सब नशे और जुए का अड्डा बन चुके हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। इस लापरवाही के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शराब, गांजा और जुए के प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ऐसे और सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और डीजीएमओ स्तर की बातचीत पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मिसाइलों का इस्तेमाल कर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया उसे निभाया भी है। शर्मा ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सेना को इस ऐतिहासिक कार्रवाई के लिए धन्यवाद भी किया है। आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी का डीजीएमओ ने पूरे जो टेरर स्ट्राइक किया, टेरर का अड्डा में, उनका घाटी में हमने जो स्ट्राइक किया, इसका पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथों में पाकिस्तान में जो सती हुआ उसका भी प्रूफ जनता का सामने लाया। आज तक कभी भी कोई राष्ट्र ने, कोई देश ने दूसरा एक देश में जाके 100 से ज्यादा मिलिटेंट को कभी मार के नहीं गिराया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा विश्व को संदेश दिया कि जहां भी टेरर होगा, जहां भी टेररिस्ट होगा, हम ढूंढ ढूंढ के उसको मारेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे बिहार में बोले थे कि ये लोग जहां भी छुपा हुआ होगा हम इनको निकालेगा और ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने अपना जो वादा किया था देश का
और आज शाम भारतीय सेना की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुष्टि की है। सुरक्षा और सीमा हालात पर दी जा सकती है जानकारी। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। तो सुरक्षा और सीमा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर सेना की तरफ से जानकारी दी जा सकती है और आज फिर भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और आज शाम को महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है, जिसमें देश को और अहम जानकारी दी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय वस्तु को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुरक्षा, सीमा हालात या फिर हालिया जो सैन्य गतिविधियां हैं उनसे जुड़ी हुई हो सकती है। देश भर की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो आपको बताते चले, ये जानकारी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें तो पिछले 7 मई के बाद से जब से सेना की तरफ से एक्शन लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तब से लगातार भारतीय सेना जो देश की जनता है उनको भी अपडेट कराते आ रही है। क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से, क्या कार्रवाइयां की गई है और तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर आज भी भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां 2 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आज गोरखपुर में लोकार्पण करेंगे। सिविल लाइंस क्षेत्र में बने अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। बुजुर्गों को समर्पित सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का भी लोकार्पण होना है। जन कल्याण की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में उद्घाटन करेंगे जन कल्याण की दिशा में एक और बेहद अहम कदम, जहां बताया जा रहा है सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का भी उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इसी के साथ सिविल लाइंस क्षेत्र में बने अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां सीएम धामी आज डोल आश्रम का दौरा करेंगे। लाटू देवता के कपाटोद्घाटन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नंदाराज जात यात्रा पर अधिकारियों के साथ बैठक, धार्मिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों को देंगे समय। तो ये अहम जानकारी सामने आ रही है सीएम धामी को लेकर और बताया जा रहा है आज डोल आश्रम का दौरा करेंगे। लाटू देवता के कपाटोद्घाटन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नंदाराज जात यात्रा पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। धार्मिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों को अपना समय देंगे और चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मिस्र के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता की वकालत, हालिया घटनाक्रमों पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर अपना ये जो बयान है वो जारी किया है और ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा हुई और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात पर जोर दिया गया। इसके साथ ही भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। जयशंकर ने इस बातचीत को सकारात्मक और सहयोग बढ़ाने वाला बताया है, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर बताया है। और बढ़ते हुए आगे, बीएसएफ ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट जारी किया है और शहीद जवान दीपक चिमगांगखम को श्रद्धांजलि दी है। सीमा पार से हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 11 मई को उन्होंने वीरगति हासिल की और बीएसएफ ने अपने संदेश में कहा है कि हम उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी जताते हैं। पूरा देश इस वीर सपूत को आज नमन कर रहा है। तो बीएसएफ की तरफ से ये पोस्ट जारी किया गया है और इसमें अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है टीम की तरफ से।
और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल ए.के. भारती और वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और पाकिस्तान के 11 आतंकी ठिकानों को तबाह भी किया गया है। यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म किया गया। ड्रोन और यूएवी के जरिए हुई घुसपैठ का भी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके साथ ही सभी फील्ड कमांडरों को संघर्ष विराम उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। में ये खुलासे किए गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर में बताया गया कि 100 से अधिक आतंकी जो है वो ढेर हुए। लगातार सेना अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक पल की जानकारी जनता के साथ, देश की जनता के साथ साझा कर रही है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी से एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अन्य क्षेत्रों में बीती रात काफी हद तक शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला। सेना ने बताया कि इस रात कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है, जो हाल के दिनों में पहली बार देखने को मिला है। सुरक्षा बलों ने स्थिति पर निगरानी रखी और शांति कायम रही है। तो ये तस्वीरें जब पहली रात रही है, हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो ये शांति देखने को मिली है। और देखिए तो पुलिस प्रशासन हालांकि अभी भी सख्त और अलर्ट मोड पर राजौरी में शांतिपूर्ण रात सेना की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। और राजस्थान के जैसलमेर से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। भारतीय सेना के अनुसार जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में बीती रात शांतिपूर्ण रही। सेना ने पुष्टि की है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, जो कि हाल के दिनों में पहली बार कह सकते हैं कि शांति देखने को मिला, सुकून रहा। सुरक्षा बलों ने पूरी रात स्थिति पर निगरानी बनाए रखी है। और आप सभी को याद होगा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को जो है इसका करारा जवाब दिया था और इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर सटीक और लक्ष्यभेदी हमले भी किए। और अब इस अभियान में मारे गए आतंकियों की पहचान सामने आने लगी है। कुल 5 कुख्यात आतंकियों की जो है वो पुष्टि की गई है, जिनका सीधा संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे वैश्विक प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से था। ये सभी पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे थे। पाकिस्तान हमेशा खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन हकीकत की बात करें तो ये वही आतंकी फैक्ट्री भी चला रहा है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं इस झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़े पाकिस्तान की नापाक हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए। 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम में हुआ आतंकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की। भारत ने फल फूल रहे आतंकी के कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। उसमें मारे गए आतंकों के कुछ सरगना के नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। इन सरगनाओं में मुदस्सिर खादिया खास, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद मीर और मोहम्मद हसन खान शामिल हैं। जिसमें से मुदस्सिर खादिया की बात करें तो आपको बता दें कि इसे अबू जुंदाल के नाम से भी जाना जाता था। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख आतंकी था। यह मरकज तैयबा मुरीदगे का प्रभारी था, जो लश्कर की एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान सेना ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था, जो इस्लामाबाद के आधिकारिक नीति और आतंकवाद को लेकर गंभीर प्रश्न उठाता है। ये कितना शर्मनाक है कि पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनकी अंतिम यात्रा में पुष्पांजलि अर्पित की।
अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व जमात उद दावा के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया है, जिन्हें एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस कार्यक्रम में पाक सेना के एक सेवा में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक आईजीबी उपस्थित रहे, जिससे पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ सांठगांठ के आरोपों को बल मिलता है। वहीं हाफिज मोहम्मद जमील की बात करें तो यह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक प्रमुख आतंकी चेहरा था। यह आतंकी संगठन के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था और बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह का प्रमुख था। जमील पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, आतंकी के लिए भर्ती करने और जैश ए मोहम्मद के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप था। वे पाकिस्तान में धार्मिक शिक्षा की आड़ में आतंकी सोच फैलाने का काम करता था। उसके नेतृत्व में कई आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिन्हें भारत विरोधी अभियानों में इस्तेमाल किया गया। जमील की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूसुफ अजहर के बारे में, जिसे उस्ताद जी भी कहा जाता था। इसे मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये जैश ए मोहम्मद का एक कुख्यात आतंकी था। वह मौलाना मसूद अजहर का साला था और संगठन में हथियार प्रशिक्षण का प्रमुख जिम्मेदार था। यूसुफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिलवाया। वे 1999 के कुख्यात IC 814 विमान अपहरण मामले में वांछित था, जिसे भारतीय जेलों में बंद आतंकियों को छुड़ाने के लिए अंजाम दिया गया था। उसकी गिनती जैश के शुरुआती और सबसे प्रशिक्षित आतंकियों में होती थी, जो पाकिस्तान में खुलेआम सक्रिय रहा। खालिद, जिसे अबू आकाश के नाम से भी जाना जाता था, लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात आतंकवादी था। वे जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में सीधे तौर पर शामिल रहा और भारत में हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाता रहा। खालिद अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा था, जिससे आतंकी गतिविधियों को समर्थन मिलता था। उसकी मौत के बाद फैसलाबाद में उसका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर तक शामिल हुए। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करता है। अब मोहम्मद हसन खान की बात करें तो ये आतंकी जैश ए मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकवादी था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में संगठन के ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। हसन खान ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उनके समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अपने पिता के प्रभाव के चलते कम उम्र में ही आतंकी नेटवर्क से जुड़ गया और जैश के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, हथियारों की आपूर्ति और रणनीति तैयार करने जैसे कार्यों में लगा रहा। उसकी गतिविधियां भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने में निर्णायक साबित हुई हैं। तो ये थे वो खूंखार चेहरे जिन पर पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वहाँ इन्हें हीरो और शहीद का दर्जा दिया जाता है। इन आतंकियों को सलामी देने वाले पाकिस्तानी अफसर दरअसल उस देश की सोच को उजागर करते हैं जो आतंकवाद को संरक्षण देता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया एक निर्णायक संदेश था कि अब चुप्पी नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। भारत आतंक और मैं एक और जानकारी आपको बताते चले, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन विषय पर अहम बैठक। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे बैठक। सरकारी निवास वर्षा बंगले पर अहम बैठक लेंगे सीएम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार समेत कई अन्य मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। सिविल डिफेंस के डीजीपी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब बताया जा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने सरकारी निवास वर्षा बंगले पर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन विषय पर अहम बैठक
करेंगे, बातचीत करेंगे। और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और कई अन्य मंत्री के साथ अधिकारी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही सिविल डिफेंस के डीजी भी इसमें मौजूद होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल युद्ध विराम हो गया है और इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर पूरी दुनिया के सामने रख दी, जिसमें ट्रंप ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। और ये सारा फसाद फैलने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 42 सेकेंड के अपने संबोधन में यह भी दोहराया कि दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देश शाम को 5 बजे जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और अन्य जो सैन्य कार्रवाई है वो बंद कर देंगे, लेकिन महज 4 घंटे के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। तो सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने जो वादा किया उसकी अगुवाई में युद्ध स्तर पर विराम लग गया है। क्या उन्होंने पाकिस्तान में बसे अवसर परस्त आतंकवादी से बातचीत नहीं की थी कि वो अपनी हरकतों से बाज आए? इन तमाम चीजों को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद अगले 3 दिनों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी और इसके बाद सेना को ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी मिली। सेना ने सरकार को जानकारी दी कि तैयारी के बाद ऑपरेशन सिंदूर होगा। ठिकाने तय कर लिए गए हैं। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद भारत ग्लोबल समुदाय के हस्तक्षेप के लिए तैयार था। पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से साफ कहा कि वह दूसरे देशों से संपर्क बनाए रखे, लेकिन हालात पर कोई वादा ना करे। भारत की रणनीति थी कि पहले पाकिस्तान का रुख देखे। भारत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की हरकत को देखते हुए इसे टाल दिया गया। भारत ने यहां अंतिम समय में रणनीति बदली। भारत ने इस बार पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार करने का मन बना लिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ और उसे समझ आने लगा कि उसे मैदान छोड़ने में ही फायदा है और वह लगातार अलग अलग देशों से शांति स्थापित करने की गुहार लगाने लगा। जिसके बाद 10 मई की शाम अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी ट्वीट के जरिए भारत सहित दुनिया को जानकारी दी कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। भारतवासियों में जैसे ही सीज फायर की खबर आई, लोगों में निराशा का भाव पनपने लगा। एक तरफ लोगों का कहना था कि चलो अच्छा हुआ युद्ध रुका, युद्ध से आज तक किसका भला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली कि यही तो मौका था पीओके लेने का। भारत इसी समय पीओके ले सकता था, लेकिन भारत कहीं और हमला कर रहा था। भारत पीओके पर हमला क्यों नहीं कर रहा था, ये सब तो फिर भी ठीक था। अमेरिका ने युद्ध क्यों रुकवा दिया? तो आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध के दौरान भारत दुनिया के देशों को जानकारी दे रहा था कि वह जवाबी कार्रवाई क्या कर रहा है। वहीं पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी युद्ध नीति से भारत को करारा जवाब दे सकता है, जो संभव नहीं हो पाया। दूसरी ओर ट्रंप दुनिया के देशों के लिए वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरना चाहते थे और वे थोड़े ही दिनों में मिडिल ईस्ट के दौरे पर भी आने वाले हैं। अपने दौरे से पहले ट्रंप ये बताना चाहते थे कि वे दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देकर उस पर दबाव डाला कि वह युद्ध को बंद करे, क्योंकि अगर वह युद्ध में ही उलझा रहेगा तो अपने आंतरिक विकास कब कर पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। दबाव में ही आकर पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ा और इस बात की भी जानकारी भारत द्वारा सभी देशों को दी गई होगी, जिसका फायदा उठाते हुए ट्रंप ने अपना ट्वीट डाल दिया और दुनिया से कहा कि उसकी अगुवाई में दोनों देश युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि यह युद्ध विराम दोनों देशों की सूझबूझ से हुआ है, किसी तीसरे देश के बीच में आने से नहीं, क्योंकि शिमला समझौता के तहत दोनों ने तय किया है कि दोनों के बीच युद्ध होने पर दोनों देश ही युद्ध रुकवाने की कवायद करेंगे। इसमें कोई तीसरा देश नहीं आएगा। अब अगर बात करें कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों मान गए, तो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। हम पर आतंकी हमला हुआ, हमने आतंकी ठिकानों को हिट किया।
अब पाकिस्तान अगर रुक जाता है तो हमारी तरफ से हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, और पाकिस्तान ने वही किया। उसने हमला किया और इसके बाद भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन काफी क्षति होने के बाद और अमेरिका द्वारा दबाव देने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरेंडर किया गया। वह युद्ध विराम चाहता है। अब भारत की तरफ से भी कहा गया कि ठीक है, क्योंकि पहले भारत भी युद्ध नहीं चाहता था और इसलिए दोनों ही इसके लिए तैयार हो गए। क्या भारत को पीओके ले लेना चाहिए? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति ही संभव है। लेकिन भारत ने इसे अभी तक वॉर घोषित नहीं किया है। भारत की तरफ से सिर्फ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।